सबसे बड़ा क्राइम होता है मर्डर। मर्डर ही सॉल्व ना हो तो इट इज नॉट अ गुड थिंग। न्याय प्रणाली पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई एक बार आदमी का केस लगा तो जीवन भर चलता रहता है। मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता। और हमने ये भी सुना है कि जेल में 5 स्टार से भी बेहतर सुविधाएं उन लोगों को मिलती है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का भी हाल ही में एक इंटरव्यू भी हुआ था एबीपी न्यूज पर। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। वीआईपी ट्रीटमेंट, उनके लिए स्विमिंग पूल, उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, ऐसा कुछ होता है। जब वो बताने लगता है सच तो उसका पहला प्रमाण होता है कि उसकी आंख से आंसू निकलते हैं। तो जिस मौके पे उसके आंसू निकले तब आपको पता है कि ये अब सच बोल रहा है। अपराध करके मेरे को नहीं लगता कोई अपराधी कि वो प्रसन्न है। सामने वाला अपराधी रो रो कर फूट फूट कर वो पूरी सच्चाई बता रहा होता है। अगर उसने अपराध किया है तो उसके आंसू की कोई वैल्यू नहीं सर, होती। उसने जो वर्दी में आपकी जिंदगी अलग होती होगी, परिवार के साथ आपकी लाइफ अलग रहती होगी। आपके फैमिली के साथ आप पुलिस ऑफिसर बन के नहीं रह सकते। कोई सेलिब्रिटी आदमी जेल जाता है तो उनके लिए क्या अलग से ट्रीटमेंट होता है या फिर सेम? उसके लिए थोड़ी व्यवस्था विशेष करनी पड़ती है। बियर का चार्ज 200 रुपए बाहर है तो वो बियर 2000 रुपए में एक बियर कैदी को मिलेगी। अंदर जाते जाते इतनी महंगी हो जाती है। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां पर कैसे ऐसे कॉमन फैक्टर को ढूंढते हैं आपकी हत्यारे तक आप पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आप सिगरेट जानना चाहते हैं पुलिसिंग? बिल्कुल सर। मैं हमेशा बोलता था कि घटनास्थल आपसे बात करता है। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आप बतंगड़ देख रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमने कई बार फिल्मों में, मीडिया में अपराधियों को खूंखार, खतरनाक, डेंजर, इन सभी शब्दों से हमने नवाजते हुए देखा होगा। लेकिन स्क्रीन पर जो चेहरा है वो खूंखार, वो डेंजर, वो तमाम सारे अपराधी इनके नाम से ही कांपते हैं। द ग्रेट वरुण कपूर सर हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे मिशन उजागर को लेकर ही है कि आखिरकार ये मिशन उजागर है क्या, और इसके तहत जो दुनिया में आपने नाम कमाया है इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर कैसे हुआ, और आपने मिशन उजागर की शुरुआत की थी क्यों? देखिए, जो ऑपरेशन उजागर उसका मैंने नाम दिया था बाद में, वो एक ऐसा प्रयोग था जिसमें हम पुराने जो अंधे कत्ल होते हैं जो किसी कारणवश सुलझते नहीं हैं और उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं और भूल जाते हैं लोग उनको, उनकी जो फाइलें वो धूल खाती रहती हैं। इसको उन्हें खोल के और उनको सॉल्व करने का प्रयास करना, ये था ऑपरेशन उजागर का पूरा मूल जो उसका मंत्र था। और वो स्टार्ट इंदौर में ही हुआ था। जब मैं यहाँ पे पहली पोस्टिंग में था, मैं एसपी सिटी था यहाँ पे 1995। तब एक अंधा कत्ल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसको अपने आंगन में ही गाड़ दिया था और 5 साल तक पकड़ा नहीं गया था। पकड़ा नहीं गया था मतलब पता ही नहीं चला था कि उस महिला कहाँ चली गई। और 365 उस समय धारा होती थी अपहरण की, वो दर्ज हुई थी और उसमें अन्वेषण हुआ होगा और उसमें वो कुछ आगे सुराग नहीं मिला तो बंद हो गया। तो वो कुछ सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, उस आधार पे हमने उसको सुलझाया था और बहुत ही चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग केस था। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि एक तो अंधा कत्ल सबसे बड़ा क्राइम होता है मर्डर। मर्डर ही सॉल्व ना हो तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए एक तो इतना बड़ा अपराध सुलझ जाता है, दूसरा जो अपराधी है जिसने किया होता है और बच गया होता है वो पकड़ा जाता है, तीसरा ऐसा होता है कि इसमें जो विक्टिम की फैमिली होती है उनको भी कुछ मिलता है संतोष की, इतने साल बाद सही पर आरोपी पकड़े गए। और ऐसे करके समाज में अच्छा मैसेज जाता है कि पुलिस अतिरिक्त प्रयास करके पुराने केस को सॉल्व कर रही है और अपराधियों में भी एक सख्त मैसेज जाता है कि अगर करोगे तो पकड़े जाओगे। पुराना केस पकड़े जा रहे हैं, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, तो अभी करोगे तो कैसे बचोगे। तो इस सब को मिला के मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी मुहिम थी, इसको इसलिए मैंने आगे बढ़ाया। और जहाँ भी मैं पदस्थ रहा एसपी, डीआईजी, आईजी के रूप में, तो हमने मिलकर 110 ऐसे प्रकरण उसको सुलझाए। बट इट वॉज चैलेंजिंग काम था, बट बहुत ही सेटिस्फाइंग भी था। सर, आपको न्याय प्रणाली पर थोड़ा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो पुराने केसेस होते हैं, जैसे आपने बताया कि जो पुराने केसेस होते हैं 10-15 साल पहले केस हुआ और फाइल बंद हो गई, उनको आप सुलझा रहे थे। न्याय प्रणाली पर भी एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई एक बार आदमी का केस लगा तो जीवन भर चलता रहता है। क्या इसको और फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए? क्या इसमें और सुधार हो सकता है?
नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं बनी हैं जिससे जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें बहुत तेजी आई है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बड़े गंभीरता से इसको संदेश आदेश दिए हैं और उसमें भी बहुत तेजी आई है। बहुत सारे केसेस का जल्दी निराकरण हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी अच्छा होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए आजकल मैं डीजी जेल हूँ, तो जेल में लोग परिरुद्ध रहते हैं जिनके केस चलते हैं। तो उसमें भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो प्रकरण हैं उनका निराकरण तेजी से हो रहा है। इसलिए जिनको जमानत मिली हो जमानत मिल जाती है, जिसको सजा मिलनी हो सजा में आ जाता है, जिसको जिसको नहीं होती सजा वो छूट भी जाते हैं। तो ऐसे करके आई एम श्योर उसमें बहुत तेजी आई है। आने वाले समय में और सुधार होगा और उसमें तेजी आएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं और सभी उसमें चिंतित हैं। तो इसलिए जो माननीय ने जैसे बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया जो वेरियस स्टेट्स में है, वो इसमें कार्रवाई बहुत सख्ती से और अच्छे से शीघ्रता से कर रहे हैं। सर जेल में तो अलग अलग तरह के कैदी होते हैं, एक कॉमन फैक्टर क्या होता है कैदियों में कि जैसे कई सारे लोग आते हैं क्राइम करते हैं, तो एक कॉमन फैक्टर होता होगा ना कि यार ये मर्डर वाला है तो उसको, और हमने ऐसा सुना है कि उसको थोड़ा सा और अच्छे से ट्रीट किया जाता है। कोई चोरी चकारी वाला होता है तो पुलिस वाले उसको पीट पाटते हैं, उल्टा सीधा मारते हैं। तो जितना छोटा अपराध उसको उतनी कड़ाई से जो है उसकी धुलाई होती है, जितना बड़ा अपराध उसकी उस तरीके से डेकोरम तरीके से उसको जेल में रखा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात तो सही नहीं है। और 3 टाइप की जेल है हमारी। एक सब जेल है, सबसे छोटे जेल जो होते हैं तहसील स्तर के, एक जिला जेल है जो जिला स्तर के, और एक सेंट्रल जेल होते हैं। तो हर प्रकार के अलग अलग श्रेणी के अपराधी अलग जेल में रहते हैं। जो 5 साल से कम सजा वाले हैं वो सब जेल में रहते हैं, 5 से 10 साल सजा वाले जिला जेल में रहते हैं, 10 से ऊपर सजा जिनको है 10 साल से, वो रहते हैं सेंट्रल जेल में, केंद्रीय जेल में। तो जो हत्या के आरोपी हैं या जो आजीवन कारावास वाले हैं वो सब रहते हैं सेंट्रल जेल में, उनका वहीं पे नियम अनुसार वहीं रहना है। तो ऐसा किसी को कोई भेदभाव नहीं होता। वैसे भी जेल व्यवस्था पुलिस के अधीन नहीं आती है, हम अलग विभाग है और मैं वहाँ प्रतिनियुक्ति पे गया हूँ, मैं हूँ पुलिस अधिकारी, बट मैं डीजी बन के प्रतिनियुक्ति पे हूँ। तो वो अलग स्टाफ होता है और जेल में बैरक्स में लोग रहते हैं और एक कम्युनिटी काइंड ऑफ लिविंग है। ओनली प्रॉब्लम इज दैट उसमें एक दीवार रहती है, उसके बाहर नहीं जा सकते। बाकी उसको उसके अंदर रह के उसको उनके इतनी आज़ादी जरूर है कि वो पूरे दिन में घूमते हैं परिसर में, कुछ इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ बागवानी करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें छोटे अपराधी, छोटे केस वालों को कोई ऐसी पिटाई होती है, बड़े केस पिटाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब सुधारात्मक हमारा रवैया रहता है, वो होना भी चाहिए। सुधार करें ताकि वो अपराधी अपराध तो कर दिया और उसको सजा मिल गई, पर आगे जब वो समाज में जाएगा तो एज अच्छे नागरिक के रूप में रह पाए। सर कॉमन मानसिकता क्या रहती है अपराधी की? आपने देखा होगा कई सारे लोगों को कि एक मानसिकता होती है ना कि ये ज्यादातर अपराधियों में ये कॉमन फैक्टर पाया जाता है, अपराध की दुनिया में जो लोग कदम रखते हैं। देखिए अपराध के 2 प्रकार मैंने देखे हैं जेल में रहते हुए। 2 प्रकार के अपराधी, एक होते हैं जो हार्डन्ड अपराधी होते हैं, जो पेशेवर अपराधी होते हैं, आप मान सकते हो उनको, या जिन्होंने काफी अपराध किया होता है। टेररिस्ट होते हैं, कुछ नक्सलाइट्स होते हैं जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ सीरियल किलर्स होते हैं जिन्होंने कई सारे सीरियल किलिंग्स करी होती हैं। जैसे एक अपराधी है सरमन शिवहरे, वो है भोपाल केंद्रीय जेल में अभी, उसने करीब 55 अपराध हैं उसके ऊपर हत्या के। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं, वो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, पर वो बहुत कम होते हैं। उनके लिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनी है भोपाल जेल में, वहाँ पे ये लोग सब रहते हैं जो हाई सिक्योरिटी वाले होते हैं, चाहे टेररिस्ट हों चाहे नक्सल वाली हों, तो वो सब उधर रहते हैं। उसके अलावा जो सामान्य कैदी होते हैं जिन्होंने अपराध किया हुए है, उनमें से ज्यादातर वो है जिन्होंने बाय चांस किया होता है, अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई तो एक उसमें कोई मर गया। तो इस प्रकार के अपराधी ज्यादा होते हैं जो सामान्य हमारी जेलों में रहते हैं ज्यादातर। और उनके लिए ये बोलना कि वो कई पेशेवर अपराधी हैं या उनको हार्डन्ड बिल्कुल क्रिमिनल है, वो सही नहीं रहेगा। और इसलिए उनको सुधार की दिशा में हम लोग ले जाते हैं, और ताकि वो अच्छे नागरिक और अच्छी सोच बना सकें। अच्छा सर, जैसे बड़े अपराधी जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई हुआ या बहुत सारे ऐसे अपराधी जिनको एक तरीके से अच्छी सुविधा दी जाती है, हमने ये भी सुना है कि जेल में 5 स्टार से भी बेहतर सुविधाएं उन लोगों को मिलती है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का भी हाल ही में एक इंटरव्यू भी हुआ था एबीपी न्यूज पर, जेमर लगे होते हैं जेल में, उसके बाद भी लाइव इंटरव्यू उन्होंने किया। तो ऐसे जो प्रोफेशनल अपराधी होते हैं, क्या वाकई में उनको ऐसी सुविधाएं दी जाती है कि भाई
वीआईपी ट्रीटमेंट, उनके लिए स्विमिंग पूल, उनके लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, ऐसा कुछ होता है जो बाहर बातें चलती है सर? देखिए, मैं अपने राज्य के बारे में बता सकता हूँ। हाँ। अन्य राज्यों में जो व्यवस्था है तो वो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता और मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ। पर जो मेरे राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रकरण मेरे नॉलेज में नहीं है, सार्वजनिक भी नहीं हुआ है कि इस प्रकार की कोई सुविधा किसी को भी दी जाती है, और ऐसी दी जानी नियमानुसार भी नहीं और ऐसी दी भी नहीं जाती, और कोई ऐसा प्रकरण अभी तक प्रकाश में नहीं आया है और ये होता नहीं है। हमारी जेल, जैसे मैंने बोला, हाई सिक्योरिटी प्रिजन अगर कभी आप देखोगे उधर भोपाल केंद्रीय जेल में, तो उसके अलग ही नॉर्म्स हैं। उसमें सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उसमें वैसे भी सॉलिटरी में रहते हैं, अकेले रहते हैं वो लोग, एक एक सेल में एक, तो इसीलिए वो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि इस प्रकार की कोई सुविधा हो ऐसे लोगों के लिए। उसके अलावा बाकी जो बैरक्स में रहते हैं उसमें भी जो आप बता रहे हो इतनी ज़्यादा सुविधा साधन कोई नहीं, सवाल ही नहीं उठता हमारे इधर। पर ऐसे प्रकरण जरूर आते हैं जिसमें किसी कोई मादक पदार्थ अंदर पहुंच गया, जैसे कोई तंबाकू और सिगरेट और बीड़ी और कभी कभी गांजा, इस प्रकार के प्रकरण जरूर होते हैं। और मोबाइल फोन भी हमारी तलाशियों में मिलते हैं कभी, तो जब हमें सूचनाएं मिलती हैं तो वो बहुत कम होते हैं, और उसको भी हम कड़ाई से नियंत्रण करते हैं। उसका जेल के अंदर पहुंचने के भी तरीके हैं। एक तो हमारी दीवार होती है जेल की, तो उसके ऊपर से भी फेंका जाता है, तो इसलिए उसकी तलाशी होती है। सुबह जब बैरक खुलते हैं तो वॉल की तलाशी होती है आसपास, पर फिर भी कभी कभी ऐसे प्रकरण प्रकाश में आते हैं, हम कड़ाई से उसका खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और ऐसा कोई जो इतनी सुविधा साधन है, नो क्वेश्चन, और वो अलाउड भी नहीं होगा और वो होता भी नहीं। अच्छा सर, ये मतलब पूरी तरीके से मिथक है कि भाई बड़े बड़े अपराधियों को तो भाई पैर दबाने वाले, मालिश करने वाले, बड़े बड़े अपराधियों के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं, बढ़िया एसी में सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है? नो चांस, नो क्वेश्चन। हमारे यहाँ मैं बोल सकता हूँ विश्वास से कि ऐसा कोई आपने कभी सुना भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश में, हमारे राज्य में इस प्रकार का कभी कोई प्रकरण है भी नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। वो पैर दबाना ही दबाना वाला वो अलग बात है, वो क्योंकि बैरक में एक साथ रहते हैं कैदी, तो उसमें उनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो अलग, वो उस पर कोई कमेंट नहीं। बट सुविधा साधन बाहर से जो प्रोवाइड करे जाते हैं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सर, ऐसा कोई अपराधी आपकी नज़र में रहा हो कभी कि बहुत सारे अपराध किए, बहुत सारे मर्डर किए, उसके बाद भी कोई पछतावा नहीं कि भाई ठीक है ये तो मेरा काम है, ऐसा कोई अपराधी आपकी नज़र में? मेरे को कभी मेरे पूरे कैरियर में ऐसा अपराधी नहीं मिला जिसको बात करके, या जब हम पूछताछ भी करते थे इंटरोगेशन, जो अपराध करके प्रसन्न रहे या उसको लगे कि मैंने कोई बहुत महान काम किया है। तो कुछ तो मैंने जैसे बोला ना, परिस्थितियों के कारण अपराधी बनते हैं, कुछ पेशेवर होते हैं, बट पेशेवर अपराधी भी ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। एज अ पुलिस ऑफिसर आई एम सेइंग, नॉट जेल अधिकारी, पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं बोल सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा कोई ऐसा अपराधी जो किसी पल पे अपने अपराध जो उसने किया है उस पे उसको ग्लानि ना हो, उसको शर्म ना आए या उसको बुरा ना लगे कि मैंने ये गलत किया। मैंने ऐसा अपराधी देखा नहीं। हाँ, उसके बाद किन कारणों से और दूसरी बार फिर अपराध कर देते हैं, उनकी अलग एक स्टडी और थ्योरी है। बट अपराध करना और उसके बाद उसके बारे में प्रसन्न होना, मैंने ऐसा अपराधी मैं तो नहीं देखा अपने कैरियर में। सर, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों का यह क्वेश्चन था कि सर आ रहे हैं तो उनसे ये जरूर पूछना आप कि जो अपराधी होते हैं, जैसे आपने बोला मैंने कोई ऐसा अपराधी नहीं देखा जिसको पछतावा ना हो, पछतावा कैसे करते हैं ये लोग? मतलब डर लगता है इन लोगों को सजा मिलने के बाद, या फिर बाकी की जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, इस तरीके का कोई खौफ, या फिर पनाह मांगते हैं? कैसे, मतलब उन लोगों को अफसोस होता है इस बात का? अफसोस कैसे मनाते हैं ये लोग? अफसोस मनाने के बहुत सारे तरीके उनकी आंखों में दिखता है। उनकी, जब आपसे उनसे देखो अपराध के बाद उनसे पूछताछ करो, कहीं तो ऐसे केस जो हमने सुलझाए जो पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि हमने ऐसा किया है, तो जैसे ये बोलते हैं कि, और मैंने भी देखा प्रत्यक्ष रूप में, कि आराम से तो अपराधी बताएंगे नहीं कि हमने ऐसा किया है। आपको उनको मनोवैज्ञानिक तौर पे ऐसे करके उनको तोड़ना पड़ता है, उनको उस स्तर तक लाना पड़ता है कि वो सच बताने के लिए विवश हो जाएं। पर मैंने देखे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें मैंने खुद पूछताछ करी, जब वो पॉइंट आता है जब वो बताने लगता है सच, तो उसका पहला प्रमाण होता है कि उसके आंख से आंसू निकलते हैं और जब वो रोता है तब आपको गारंटी हो जाती है, क्योंकि कई कहानियां बताते हैं वो, कभी कभी कुछ बोलेंगे, सारी झूठ भी होंगी, और आपको अपनी तरीके से फिर भी आपको सत्य तक पहुंचना है। तो जिस मौके पे उसके आंसू निकले और उसने अपना सर पकड़ा
या ऐसी कोई बॉडी लैंग्वेज दिखाई, तब आपको पता है कि ये अब सच बोल रहा है। तो वो क्यों आते हैं आंसू, वो क्यों आता है? और अच्छे मतलब बड़े अपराधी भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, वो लोग भी जो पॉइंट पे बताते हैं तो उनका वो मौका जरूर मैंने कई बार देखा है। तो वो आंसू आना, वो बुरा लगना, वो आपको बिल्कुल वो दिखाता है कि लोग बहुत अपराध करना एक असामान्य घटना है। ये सामान्य इंसान की ह्यूमन नेचर नहीं है, ये असामान्य नेचर है। ये जिससे भी करते हैं लोग, पैसे के लिए करें, चाहे नफरत के लिए करें, चाहे बदले के लिए करें, बट होता वो असामान्य घटनाक्रम है जो इंसान के नेचर के विपरीत है। तो जब वो निकला बाहर, जब आता है सच बाहर, तो उसके साथ उनकी आंसू, उनकी ग्लानि, उनकी दुख, उनकी शर्म भी दिखती है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अपराध करके मेरे को नहीं लगता कोई अपराधी, चाहे वो पेशेवर हो चाहे वो फर्स्ट टाइम हो, कि वो प्रसन्न रहेगा। हाँ, ऊपर ये पेशेवर टाइप जो होते हैं दिखाने के लिए, एक ऑरा बनाने के लिए कि मैं तो बहुत बड़ा यहाँ पे अपराधी हूँ, सबको मेरे से डरना, तो वो ऐसा बिहेवियर करें वो अलग बात है, बट अंदर से इट्स नॉट। मेरे को पूरा विश्वास है कि वो एक अलग ही भावना, एक अलग ही ग्लानि उनके मन में रहती है। सर, जो अफसर लोग होते हैं वो बड़े सख्त रहते हैं, मतलब बड़ा अपराधियों के लिए तो सख्त आपको होना ही पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली आप भी इंसान ही हो। जब सामने वाला अपराधी रो रहा होता है, सामने वाला अपराधी रो रो कर, फूट फूट कर वो पूरी सच्चाई बता रहा होता है, उस समय आपके मन में क्या चलता है? एज ए इंसान आपको दया आती है उन पर कि यार छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होता है? सर, या ट्रेनिंग ही आप लोगों की ऐसी होती है? ट्रेनिंग भी ऐसी होती है और हमारा काम भी ऐसा ही होता है। और अपराधी के आंसू, अगर उसने अपराध किया है तो उसके आंसू की कोई वैल्यू नहीं होती। उसने जो अपराध किया है उसमें आंसू बहाए, चाहे दुख मनाए, बट जो उसने अपराध किया है, जिसके साथ उसने गलत किया है, जो भी घटनाक्रम किया है, उसको उसका तो कोई पछतावा नहीं होता कि आंसू बहा दिए तो आपने, तो किसी दूसरे की जिंदगी वापस आ जाएगी। तो वो हमको तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें ये जरूर संतोष होता है कि अब ये सच बोल गया, अब हमको जो हमको पता करना था, अब हम सही टारगेट पे पहुंच गए। तो इट इज अ मैटर ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉट अ मैटर ऑफ सैडनेस कि हमें बुरा लगेगा कि अरे बेचारा। नो क्वेश्चन, अपराधी के लिए कोई रियायत नहीं होती, कोई जो भी कानून है पूरी तरह से लागू होना चाहिए, सख्ती से। बट हाँ, वो उसके आंसू प्रमाण होते हैं कि हमको अब सत्यता का तक हम पहुंच गए। वो उसके लिए हमको कोई ऐसा दुख नहीं होता कि इसने बहुत, हम इसको छोड़ दो, क्वेश्चन ही नहीं होता। वो तो हमको एज ए सक्सेस इंडिकेशन है कि यस, वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू एंड वी हैव गॉट द ट्रूथ आउट ऑफ दिस पर्सन। सर, वर्दी में आपकी जिंदगी अलग होती होगी, परिवार के साथ आपकी लाइफ अलग रहती होगी, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है और कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि आप तो 24 घंटे तत्पर रहते हैं सेवा में, तो मैनेजमेंट जो होता है वो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? देखिए, ये बड़ा ट्रिक, पुलिस अधिकारी की नौकरी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल, नॉट बिकॉज मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट आप भी समझते हो, आप भी पत्रकार हो, आपने भी देखा है पुलिस को पास से, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी आपके पास स्ट्रेस है। बहुत एक चैलेंज उसमें ये भी है कि बाहर का रूप अलग और घर में आपको अलग रूप प्रस्तुत करना है। आपके फैमिली के साथ आप पुलिस ऑफिसर बन के नहीं रह सकते, उनके साथ आप ये हर चीज, तो पुलिस का जैसे एक एग्जाम्पल, हमारा काम होता है जब हम नौकरी पे होते हैं, जब हम अपने घटनास्थल पे होते हैं, कि हमें शक करना पड़ता है। उस तो जगह पे भी शक करेंगे कि भाई ये ऐसी कुर्सी क्यों पड़ी हुई है, ये यहाँ पे सिगरेट क्यों पड़ी हुई है, उस तो वो तो शक है। और लोगों पे भी करना पड़ता है कि तुम क्या कर रहे थे वहां पे इतने बजे, तुम्हारे घर में कोई हत्या हुई है तो आप कहाँ थे उस समय। तो क्योंकि उन किसी के पत्नी, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बहन की हत्या हुई और हम उनको पूछेंगे, पूछताछ करेंगे, वो हमारा काम है। किसी के तो हम राइट ऑफ नहीं कर सकते कि, तो ये शक करने की आदत बन जाती है कि हम हर चीज को थोड़ा उस नजर से भी देखते हैं, दूसरे नजरिए से। पर आप ये घर पे नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आप अपने बच्चों पे शक करने लग जाओ, अपने उनके कुछ बोले तो आप कुछ और सोचो कि नहीं नहीं, इसलिए अपने स्पाउस पे करने लग जाओ, क्योंकि आपकी आदत बन गई। तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस प्रकार का प्रोफेशनल पुलिसिंग अलग रखो और घर में आप अलग एक रूप प्रस्तुत करो, जो बहुत जरूरी है। नहीं तो आप पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा और ना आपका काम ठीक रहेगा, ना आपका परिवार ठीक रहेगा। तो एक चैलेंज में वो भी है, और उसको तो मैंने एक ही तरीके से करा था कि जब मैं, जो भी मेरा काम होता था मैं करता था बाहर, चाहे मेरे को 2 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा रहना पड़े, बट मैं करके फिर घर आता था, अपने काम को घर लेके नहीं आता था। तो जब एक तरीका मैंने तो ये अपनाया था, तो
मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी हद तक सफल हुआ, बट शायद नहीं भी हुआ, वो तो मेरे बच्चे और मेरी स्पाउस बता पाएंगी, बट दिस इज द ओनली वे दैट जब आप आओ तो आप एक अलग रूप प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपना काम घर पे नहीं लाओगे। बट पुलिस में ऐसा भी होता है कि फोन आ जाता है कि कहीं पे कोई घटना हो गई, कहीं पे कोई क्राइम हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो आपको फिर उस रूप में आ जाना पड़ता है, तो बड़ा चैलेंजिंग है। बट आई थिंक सेटिस्फाइंग भी है, क्योंकि इतना अच्छा काम करने का मौका और किसी विभाग में मेरे विचार में नहीं मिलता। लोगों से जुड़ के काम करना, उनके दुख के समय उनकी मदद करना, उनके एक ऐसा रूप प्रस्तुत करना समाज अपने गवर्नमेंट का, जिससे उनको विश्वास हो कि हम सुरक्षित हैं, हम सुखी हैं, हमारे लिए कोई सोचता है, हमारे को कोई बचाता है, वो भावना किसी को अगर आप प्रदान कर सको तो आई थिंक वो बहुत बड़ी भावना होती है। उससे बड़ी भावना, सुरक्षा से बड़ी भावना कमी होती है। बिल्कुल सर, मेरे 2 क्वेश्चंस और है लास्ट। मेरे दिल का सवाल है सर कि जब कोई सेलिब्रिटी आदमी जेल जाता है, जैसे संजय दत्त गए, हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सेलिब्रिटी जिनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है, तो उनके लिए क्या अलग से ट्रीटमेंट होता है या फिर सेम जो सभी अपराधियों के लिए होता है? और दूसरा सर, मैं इसी में एक ऐड करना चाहूंगा कि क्या आपको मैनेज करने में भी दिक्कत होती होगी, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो सारे कैदी भी खुश हो जाते होंगे कि भाई संजय दत्त हमारे साथ रह रहा है, इस तरह का कुछ माहौल रहता है जेल के अंदर? देखिए, ऐसा है कि नियम जो है, जेल मैनुअल होता है हमारा, जिसमें पूरी नियम कोडिफाइड होते हैं कि एक बंदी को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या खाना मिलना चाहिए, वो पूरा ग्राम कितना मिलना चाहिए, रोटी का क्या वेट होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है, बड़ी डिटेल में है वो। तो वो सबके लिए सेम है, ऐसा कोई सुविधा साधन नहीं होते कि दूसरे के लिए, कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे कोई कॉमन अपराधी हो रहा था, तो वह तो नियम सबके लिए सेम है। बट एक चीज जरूर मेरे को लगता है जो करनी पड़ती है, कि जो व्यक्ति आपकी कस्टडी में आया है उसको दूसरे लोगों से कोई हानि ना हो, उसके लिए थोड़ी व्यवस्था विशेष करनी पड़ती है कि ऐसी जगह उसको रखना पड़ता है जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो, ताकि उसको उस प्रकार का वो प्रेशर ना हो। तो थोड़ी सी उस प्रकार की उनकी सुरक्षा के लिए जो आपकी कस्टडी में आया है, क्योंकि हमारा काम है सुरक्षित सजा का निर्वहन हो। जो दंड दिया है कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने, उसको सुरक्षित रूप से वो उसको काटे। सुरक्षित मतलब एक तो भागे ना कस्टडी से, फरार वरार ना हो, तो सुरक्षित रहे, दूसरा अपने आप को, दूसरा उसको हानि ना पहुंचा पाए, ये भी एक हमारा काम है। तो इस प्रकार का आकलन अगर हो कि वो कोई दूसरे उसको कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, तो कुछ विशेष उसको प्रबंधन फॉर उससे बचाने के लिए जरूर किया जाता है, ताकि उस प्रकार के घटनाक्रम ना हो। उसके अलावा बाकी साधन सुविधाएं, उनको जहाँ सोना है, जहाँ पे उनको, जो उनको खाना मिलता है, जो उनको सामान मिलता है, ब्लैंकेट्स एंड ऑल दैट, जैसे जेल के अंदर गद्दे अलाउड नहीं है, आपको ब्लैंकेट मिलेगा, वो जो होता है कंबल, आपको जमीन पे ही सोना है, वहाँ पे खटिया एंड कॉट्स अलाउड नहीं है। तो ये सब चीजें आप करनी है, सबको करनी है, और सेम फॉर ऑल, बट ओनली उनके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा बहुत उनको सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सर, अभी शुरुआत में इंटरव्यू के बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया था कि जेल में मादक पदार्थ जो है वो कभी कभी पहुंच जाते हैं। यस। और बाहर जो हम लोग, जैसे भगवान ना करे कि कभी ऐसा दिन देखने को मिले, लेकिन बाहर जो हम दोस्तों में बात होती है कि भाई एक बीड़ी भी अगर जेल में जा रही है तो वो 500 रुपए 1000 रुपए में जाएगी। बियर का चार्ज 200 रुपए बाहर है, तो वो बियर 2000 रुपए में एक बियर कैदी को मिलेगी, अंदर जाते जाते इतनी महंगी हो जाती है। तो ये जो मादक पदार्थ पहुंचते हैं, क्या वाकई में इतना ज्यादा महंगा पहुंचता है, या फिर कैसे ये लोग कनेक्शन बिठाते हैं पुलिस वालों से भी? इसकी क्या प्रोसेस होती होगी? देखिए, उससे इज ऑब्वियस, बियर तो कोई नहीं अंदर जाती। हाँ। कभी कभी ये तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और गांजा, कभी कभी इस प्रकार के केस जरूर होते हैं। मैंने आपको बताया 2 तरीके से आती है जेल के अंदर जो सामग्री आ सकती है। 2 ही तरीके हैं, एक है दीवार के ऊपर से फेंकना, एक तो वो होता है, तो दूसरी तरफ से कोई फेंकते हैं और यहाँ से ये कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है मेन गेट से आना। तो मेन गेट से कौन आएगा? मेन गेट से स्टाफ आता है, जेल स्टाफ। तो वो भी ऐसे लोग होते हैं जो पकड़े जाते हैं। जैसे कल ही जबलपुर में 2 लोग पकड़े गए, इस प्रकार की चीज ले जा रहे थे, बीड़ी और गुटखा एंड ऑल दैट। तो उनको पकड़ा, उनके खिलाफ, क्योंकि नियम है जैसे आप जेल में प्रवेश करोगे ड्यूटी के लिए भी स्टाफ, तो आपकी तलाशी होगी। तो एक व्यक्ति आपकी तलाशी लेता है और फिर आप अंदर जाते हो, और वहाँ CCTV कैमरा भी लगे रहते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल है। हमारे सारे वॉल, जितनी भी दीवार हैं,
ज़्यादातर जेल में दीवार के आसपास भी कैमरा लगे हैं, ताकि कहीं से फेंका फाकी होती है तो उसको भी हम रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फिर भी जैसे मैंने बोला, मानवीय एक सिस्टम है, जी। तो उसमें कई गलत लोग भी हैं हमारे विभाग में, और जो ऐसा करते हैं कुछ पकड़े भी। जैसे मैंने बोला, कल जबलपुर में 2 लोग को हमने, उधर के जेल अधीक्षक ने तलाशी में उनको पकड़ा, उनको सस्पेंड किया। उनकी अब डी होगी, डी के बाद उनको बर्खास्त की भी हो सकती है, ये भी होता है ताकि दूसरे लोग ना करें। बट दिस इज द ओनली 2 वेज जिससे होता है। और आजकल सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो उसमें चेक हुआ है। एक हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अभी हमने लागू करने वाले हैं, बन रही है वो। पैसा हमें मिल गया है, बड़ी मुश्किल से हमने वो 18 करोड़ रुपए की स्वीकृत करके एक योजना हमने बनाई, कवच योजना, जिसमें हमारे जितने भी जेल हैं, 125 जेल हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनकी जो आउटर वॉल है उसमें लगेगी इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो होती है ना, तो वो उससे एस्केप भी बंद होगा। अभी हमारी 14 जेलों में है सिर्फ वो, केंद्रीय जेल में। अब वो 125 जेल में लगेगी। हमने पैसा मिल गया है, उसको हमने ड्रॉ करके मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPSEDC को हमने दे भी दिया है, और वो उसमें कार्रवाई उन्हें चालू कर दी है। तो आई थिंक 4-6 महीने में हर जेल में वो फेंसिंग लग जाएगी। जब फेंसिंग लग जाएगी तो एक तो जो जेल के दीवार फांद के लोग भाग जाते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये जो फेंकने का सिस्टम है वो भी बंद हो जाएगा, बिकॉज वो जेल की दीवार 16 फीट की होती है लगभग, और उसके ऊपर 5 फीट की ये फेंसिंग होगी, तो 21 फीट का हो जाएगा वो। तो उसके ऊपर से फेंकने का भी, क्योंकि वो बनी भी ऐसे है कि आप फेंकोगे तो फंस जाएगी उसमें, तो वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो ऐसे प्रयास हम करते रहते हैं ताकि इस प्रकार का अवैध परिवहन भी रुके और जेल का परिसर इससे बचे, और हम नशा मुक्त जेल का निर्माण कर सकें। सर, एक आखिरी सवाल है, कोई भी जैसे अपराध होता है, मान लीजिए किसी की हत्या हुई, जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां पर कैसे ऐसे कॉमन फैक्टर को ढूंढते हैं आप कि हत्यारे तक आप पहुंचे, जल्दी से जल्दी पहुंच जाए? तो ऐसे कौन से पॉइंट बारीकी से पुलिस देखती है? जैसे आपने बोला कि वहाँ सिगरेट का बट पड़ा होगा, वहाँ शराब की बोतल तो नहीं पड़ी है, किसी का जूता तो नहीं पड़ा है, तो कौन सी चीजों को आप बड़ी गौर से देखते हैं, मतलब कॉमनली? आप सिगरेट जानना चाहते हैं पुलिसिंग? बिल्कुल सर। तो ये तो सिगरेट्स कॉमन ही है, नोन है, बट बाकी मैं एक्चुअल सिगरेट तो आपको नहीं बताऊंगा, बट जो सामान्य है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा क्राइम सीन है, उसको बोलते हैं सीन ऑफ क्राइम, अपराध घटना स्थल। तो घटना स्थल मैंने बहुत घटना स्थल गया हूँ, मैंने बहुत सारे अपराध सुलझाए हैं, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट था उसमें, खुद जाके मैं करता था। तो मैं हमेशा बोलता था कि घटना स्थल आपसे बात करता है, अगर आप उनकी बात सुन सको तो आपको वहीं से सब कुछ सुनने में आ जाएगा। तो इसलिए घटना स्थल को बहुत ध्यान से प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब जैसी घटना हो, आपको सूचना मिले तो जो पहला रिस्पॉन्डर होता है पुलिस का, जो आता है सीन पे, उसको सुरक्षित करना चाहिए पहले, ताकि उसमें कोई लोग घुसे ना, कुछ उठाए ना, कुछ रखे ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो बनी रहे, उसकी जो इंटेग्रिटी है। और उसके बाद फिर आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। DNA का सबूत मिलता है वहाँ पे, कुछ बाल मिलते हैं, कुछ ब्लड वो मिल जाते हैं, स्पैटर। जैसे मेरे को एक याद है, केस था इन रतलाम में, जब मैं SP था, तो उसमें एक लड़की गायब हो गई थी, बच्ची थी वो, और फिर बाद में उसकी बोरी में एक उसका शव मिला था। और कहानी तो बहुत लंबी है, बट उसी के घर जहाँ था बच्ची का, उसके सामने के घर में उसकी बुआ रहती थी। और मेरे को मैं वहाँ पे खड़ा था, ऊपर बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, तो मैं देख रहा था, बिकॉज थोड़ा सेंसिटिव केस था वो एरिया, हिंदू मुस्लिम का कॉमन एरिया था। तो मैं वहीं पे था घटनास्थल पे, जो उसका अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। तो मैं ऊपर खड़ा था छत पे, एक निर्माणाधीन मकान के, और मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है। शहर का आसपास भी दिखता था उसमें कि कहीं भीड़ तो नहीं इकट्ठा हो रही उस टाइप का। तो 2 व्यक्ति आए मेरे पास, मैं नहीं जानता था वो कौन है, और मैं क्योंकि मैं खड़ा था तो उनको पता था कि SP खड़े हैं, और मेरा नाम काम भी अच्छा था वहाँ पे। तो वहाँ से एक गनमैन मेरा दूर दरवाजे के पास खड़ा था, तो उसको मना कर रहे थे वो कि मत जाओ। तो मैंने सुन लिया, तो मैंने बोला कौन है? तो बोला आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने भेजो। तो पता नहीं कौन लोग थे, वो आए, उन्होंने मेरे को बोला कि साहब आप इधर उधर मत देखिए, ये जो लड़की जहाँ रहती थी उसके सामने एक घर है उसकी बुआ का, आप वहाँ पता कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो बोला क्या पता करना है, क्या बोल रहे हैं? वो ये सर हम इतना ही बोलना चाहते हैं, वो जो बच्ची थी वो सादा समय उस घर में बिताती थी, तो आप अगर, तो मैंने पूछने का प्रयास किया कि क्या है, मतलब कुछ तो बताइए ताकि मैं उसमें आगे। उनने बस इतना ही बताया। तो कहानी तो लंबी है, पर मैं इतना ही बता रहा था कि हमने जब उसके घर का तलाशी ली, ठीक से ली, तो उसमें एक कमरे में वो हत्या हुई थी एक बच्ची की, तो उनने तो अपनी तरफ से तो पूरी साफ कर दिया था, बट वो जो दीवार थी उसमें उनका छोटा सा ऐसे ब्लड के, ऐसे जब आप चाकू मारो तो ऐसे उछलता है, तो थोड़ा सा रह गया था। तो उसके आधार पे हमने पूरा सॉल्व कर लिया केस। तो इसलिए मैंने बोला वो घटनास्थल आपसे बात करता है। तो घटनास्थल से मिले ना, तो फिर साक्षी होते हैं,
जिन्होंने कुछ देखा होता है वो बताएंगे, और अगर कुछ भी ना मिले तो फिर इंफॉर्मेशन अब मिलती है बाद में कि कोई चोरी का घटना स्थल है कि भाई ये जो पुराने चोर हैं इधर के, बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा हम इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, फिर उन चोरों से पूछताछ करते हैं, तो शायद वो बता देते हैं कि हमने किया है। तो उल्टा चलते हैं, एक तो घटना स्थल या साक्षी बताएंगे, दूसरा है कि वो अपराधी बताएगा कि फिर उसने कैसे किया। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम सुलझाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बट ये मुख्य तरीके ऐसे हैं। थैंक यू सो मच सर, द ग्रेट वरुण कपूर सर से मिलना हुआ, Thank you. और आपका जो योगदान है सर मध्य प्रदेश के लिए, वो उसके ऋणी हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग 24 घंटे सेवा देते हैं। थैंक यू। और पुलिस जो है, वाकई में मैं तो बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो और करना भी चाहिए है, क्योंकि जब हम घर पे त्योहार मना रहे होते हैं तो पुलिस ही होती है जो सड़कों पर ड्यूटी दे रही होती है, और आप लोग जो है वाकई में जो सेवा दे रहे हैं सर, उसके लिए कोई शब्द नहीं रह जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। बाकी आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। वरुण सर का इंटरव्यू बड़ा अच्छा रहा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, एक जो व्यक्ति होता है वो किताब के जैसा होता है, जिन्होंने जिंदगी जी है उनके साथ 15 मिनट भी बैठ गए तो एक हमने इनकी जिंदगी को थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश की है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।